नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे मौर्य साम्राज्य के एक बेहद दिलचस्प पन्ने को पलटेंगे। हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की दूसरी मुख्य रानी करुवा की और उनके मशहूर क्वीन एडिक्ट या रानी के शिलालेख की। आप जानते ही हैं कि मौर्य काल कितना विशाल था, लेकिन ये शिलालेख सिर्फ पत्थर पर उकेरे गए कुछ शब्द नहीं हैं। ये प्राचीन काल की एक बेहद शक्तिशाली महिला की स्पष्ट राजनैतिक दास्तान है। तो चलिए इस प्रशासनिक ढांचे की एक दुर्लभ झलक देखते हैं। आज के हमारे इस अध्ययन का एजेंडा काफी सीधा है। हम शुरुआत करेंगे एक ऐतिहासिक विसंगति से, फिर इलाहाबाद स्तंभ के मूल साक्ष्यों को देखेंगे, रानी के शिलालेख का विश्लेषण करेंगे, मौर्य दरबार में उनके मातृत्व और शाही दर्जे को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे उनकी आधुनिक सांस्कृतिक विरासत। तो चलिए अपने पहले खंड से शुरू करते हैं, एक ऐतिहासिक विसंगति। देखिए, मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक के शासनकाल का अध्ययन करते समय हमें ये तो पता चलता ही है कि सम्राट की कई पत्नियां थीं। उस समय के शाही परिवारों में ये एक आम बात थी, राइट? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा, और मेरा मतलब है सच में एक बहुत बड़ा अपवाद मौजूद है। एक तरफ अगर हम देखें तो सम्राट अशोक की बाकी सभी रानियां, यहाँ तक कि उनकी मुख्य रानी असंधिमित्रा भी ऐतिहासिक शिलालेखों में लगभग अनाम है। वो शाही दस्तावेजों में बस एक साये की तरह खो गईं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत रानी करुवा की एकमात्र ऐसी शाही पत्नी है जिनका नाम स्पष्ट रूप से आधिकारिक शिलालेखों में दर्ज है। ये मौर्य शाही परंपरा का एक बहुत बड़ा अपवाद है। तो अब स्वाभाविक रूप से हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों? इतने सारे शिलालेखों में सिर्फ और सिर्फ इसी एक रानी का नाम क्यों? क्या ये रानी के अपने व्यक्तिगत प्रभाव का नतीजा था, या इसके पीछे मौर्य साम्राज्य की कोई बहुत बड़ी प्रशासनिक नीति थी? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए हमें सीधे प्राथमिक साक्ष्यों की जांच करनी होगी। और यही हमें ले जाता है हमारे दूसरे खंड की ओर, इलाहाबाद स्तंभ का साक्ष्य। असल में यहीं पर हमें इस ऐतिहासिक दुत्थी की सबसे प्रामाणिक चाबी मिलती है। जरा इस मूल पाठ पर गौर कीजिए जो इलाहाबाद स्तंभ पर उकेरा गया है। इसमें लिखा है, देवताओं के प्रिय के आदेश पर हर जगह अधिकारियों को ये निर्देश दिया जाता है कि दूसरी रानी का जो भी दान हो उसे उसी रानी के खाते में गिना जाए। दूसरी रानी तिव्वल की मां करुवा की। अब अगर हम इसे थोड़ा डिकोड करें तो ये साफ है कि ये कोई सामान्य घोषणा नहीं थी। ये नौकरशाही के लिए एक सीधा आदेश था। अधिकारियों को सीधे तौर पर बाध्य किया गया था कि वे रानी के निजी परोपकार का एक अलग रिकॉर्ड रखें। अब हम अपने तीसरे खंड यानी रानी के इस शिलालेख के विश्लेषण पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि करुवाकी ने आखिर किन विशिष्ट परोपकारी कार्यों को अपने नाम से दर्ज करवाने की इतनी सख्त मांग की थी। उनके द्वारा किए गए दानों की लिस्ट काफी दिलचस्प है। इसमें आम के बगीचे, मठ, दान बांटने वाली संस्थाएं और कई अन्य शाही दान शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय अन्य मौर्य शाही सदस्यों के दान अक्सर सम्राट के नाम के पीछे ही छिप जाते थे, लेकिन करुवाकी ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सरकारी रिकॉर्ड में इन कार्यों को केवल और केवल उन्हीं के नाम से जाना जाए। ये उनकी स्वतंत्र धार्मिक पहचान को दिखाता है और उस समय की मानक प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसीलिए अकादमिक हलकों में आज भी ये चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय है। ये शिलालेख वास्तव में एक बेहद आत्मविश्वासी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली रानी की तस्वीर पेश करता है। सोचिए, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में एक शाही पत्नी का सार्वजनिक दान के रिकॉर्ड के जरिए अपनी राजनीतिक एजेंसी और अपनी पहचान स्थापित करना कोई छोटी बात नहीं थी। विद्वान अक्सर इस बात पर सहमत होते हैं कि सार्वजनिक मान्यता पाने की उनकी ये इच्छा मौर्य दरबार में उनके असाधारण प्रभाव का एक सीधा सबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे खंड की ओर, मातृत्व और शाही दर्जा। ये एडिक्ट सिर्फ दान के बारे में नहीं है, बल्कि ये मौर्य दरबार के भीतर उनकी पारिवारिक ताकत को भी दिखाता है। अब बात करते हैं राजकुमार तीवल की, जिन्हें तीवर भी कहा जाता है। ये सम्राट अशोक के चौथे पुत्र थे और इतिहास के नजरिए से सबसे ज्यादा हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि अशोक के विशाल साम्राज्य के सभी शिलालेखों में नाम से उल्लिखित वो एकमात्र पुत्र हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इस क्वीन एडिक्ट की वजह से ही संभव हो पाया। इस आधिकारिक रिकॉर्ड में अपने बेटे का नाम शामिल करवाकर रानी करुवाकी ने अपना शाही दर्जा और अपने वंशावली की शक्ति को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया।
और हाँ, हमें उनके मूल और धार्मिक प्रभाव को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। करुवाकी मूल रूप से कलिंग से थीं और वे अशोक की दूसरी महारानी थीं, जो बाद में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गईं। कलिंग की एक महिला के रूप में उनकी ये सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उनका धर्म परिवर्तन उनके रुतबे को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। विद्वानों का भी यही मानना है कि उनका ये स्वतंत्र धार्मिक झुकाव और बौद्ध मठों को दिया गया संरक्षण ही वो कारण है जिसने उन्हें अन्य रानियों से बिल्कुल अलग और एक बेहद शक्तिशाली हस्ती बना दिया। अब हम आते हैं अपने 5वें और अंतिम खंड पर, आधुनिक सांस्कृतिक विरासत। ये देखना सचमुच कमाल का है कि कैसे इतने पुराने प्रशासनिक आदेश का असर आज भी मौजूद है। कैसे एक प्राचीन शिलालेख ने एक पूरी पॉप कल्चर विरासत को जन्म दिया, ये हम आज अपने चारों तरफ देख सकते हैं। 2001 की बॉलीवुड फिल्म अशोका में करीना कपूर के किरदार को याद कीजिए, या फिर द अशोक ट्रिलॉजी जैसे प्रसिद्ध साहित्य को देखिए, उनका जिक्र टेलीविजन शोज तक में हुआ है। और तो और कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल ने उन्हें कलिंग की योद्धा राजकुमारी के रूप में सम्मानित करते हुए एक विशेष पुरस्कार भी स्थापित किया है। मतलब सदियों बाद भी हमारी आधुनिक संस्कृति उन्हें एक सशक्त और स्वतंत्र मौर्य महिला के रूप में याद कर रही है। तो हम इस ऐतिहासिक विश्लेषण को एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ खत्म करेंगे। अगर पत्थर पर उकेरा गया एक अकेला प्राचीन शिलालेख आज योद्धा राजकुमारी की इतनी बड़ी विरासत खड़ी कर सकता है, तो जरा सोचिए इतिहास के इन खामोश पत्थरों में और कितनी शक्तिशाली आवाज़ें छिपी हुई हैं जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। करुवाकी की कहानी हमें साफ तौर पर सिखाती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं की विजय का नहीं है, बल्कि उन दृढ़ इच्छा शक्ति वाले चेहरों का भी है जिन्होंने समय के पन्नों पर अपनी पहचान खुद गढ़ी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।